हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये एनसीईआरटी बायोलॉजी का डिस्कशन है और हमारा टॉपिक चल रहा है कोशिका सेल। देखिए ये अध्याय थर्ड है और सबसे पहले हम लोग इसमें डीएनए के बारे में डिस्कस करेंगे। तो डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। यहां से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, तो डीएनए का पूरा नाम याद रखिएगा, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। और डीएनए एक न्यूक्लिक एसिड है और यह प्रोटीन के साथ मिलकर क्रोमोसोम की संरचना बनाता है। यह कोशिका के केंद्रक में धागे के रूप में फैला रहता है। डीएनए की कुछ मात्रा जो है केंद्रक के अलावे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी पाई जाती है। मूल रूप से अगर बात करें तो डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है, जेनेटिक मटेरियल है, जो लक्षणों या गुणों को माता पिता से संतानों में पहुंचाने का कार्य करता है। याद रखिएगा, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए लंबा, अशाखित और सर्पिलाकार होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में यह वृत्ताकार होता है। डीएनए अनेक न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है और डीएनए की संरचना 3 प्रकार के पदार्थों से निर्मित होती है। तो ये जो 3 प्रकार के जो पदार्थ हैं जिनसे डीएनए का निर्माण होता है, नाइट्रोजनी क्षार है, ठीक है, इसके बाद शर्करा है और फास्फोरिक अम्ल है। इन तीनों के सहयोग से डीएनए का निर्माण होता है। शर्करा के अंतर्गत अगर बात करें तो इसके 3 भाग हैं, नाइट्रोजनी क्षार, शर्करा और फास्फोरिक अम्ल। शर्करा के अंतर्गत पेंटोस शुगर या 5 कार्बन शर्करा आता है। और नाइट्रोजनी जो क्षार है, इसको याद रखिएगा कौन कौन से हैं, तो नाइट्रोजनी क्षार प्यूरिन है और पिरिमिडीन है। प्यूरिन के अंतर्गत एडिनिन और गुआनिन आता है और पिरिमिडीन के अंतर्गत क्या क्या आता है, साइटोसिन और थायमिन। तो प्यूरिन के अंतर्गत एडिनिन और गुआनिन और पिरिमिडीन के अंतर्गत साइटोसिन और थायमिन। ये सभी क्या है, नाइट्रोजनी क्षार है। यहां पे आप देख सकते हैं गुआनिन, साइटोसिन, एडिनिन और थायमिन, इन चारों का जो स्ट्रक्चर है आप देख सकते हैं। और ये जैसे गुआनिन और साइटोसिन जो है ये हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ बंधे हुए हैं, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये है आपका यहाँ पे जो है एडिनिन और थायमिन, ये भी जो है यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये सभी नाइट्रोजनी क्षार है। और याद रखिएगा ये यूरेसिल है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये यूरेसिल है। और यूरेसिल क्या करता है, आरएनए में यूरेसिल जो होता है थायमिन को प्रतिस्थापित कर देता है। इसके बारे में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। यहां पे आप याद रखिएगा क्योंकि यहां से कई बार प्रश्न पूछे भी गए हैं। जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक जो है, इन दोनों ने 1953 में डीएनए की द्विकुंडलित यानी डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर प्रस्तुत की थी। डीएनए की द्विकुंडलित संरचना जो है प्रस्तुत की थी और इसके लिए उन्हें 1962 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यहां पे डीएनए की जो स्ट्रक्चर है आप देख सकते हैं, ये वाला जो एरिया है ये आपका सुगर फास्फेट बैकबोन है, ये भी वही है। और ये बेस पेयर्स हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ बंधे हुए हैं। ये आपका क्षारीय युग्म है और ये आपका न्यूक्लियोटाइड है। जो डीएनए की मेन स्ट्रक्चर है वो ये वाला है, आप देख सकते हैं। इसी को जो है पार्ट बाय पार्ट दिखाया गया है। इसके बाद देखिए अगर बात करें तो नेक्स्ट है आरएनए। आरएनए का पूरा नाम क्या है, तो राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का पूरा नाम है राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए कोशिका द्रव्य में बिखरा रहता है और यह एक कुंडलित संरचना है, सिंगल स्ट्रैंडेड संरचना है, जिसमें फास्फेट और राइबोस शर्करा की संयुक्त इकाइयां एकांतर पर जो है स्थित होती है। डीएनए के समान आरएनए में भी राइबोस से 4 क्षारक संयुक्त होते हैं, परंतु इसमें थायमिन के स्थान पर यूरेसिल जुड़ा होता है, ठीक है, जो हम लोगों ने स्ट्रक्चर में डीएनए के स्ट्रक्चर में जो हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो देखिए आरएनए जो संरचना है, जो स्ट्रक्चर है, वो ये वाला एरिया है, ये जो है इसका मेन स्ट्रक्चर है, साइटोसिन, गुआनिन और एडिनिन, ठीक है। और ये न्यूक्लियो बेस है, ये वाला जो है आपका, ये जो है आपका ये न्यूक्लियो बेस है। और ये आप देख सकते हैं यूरेसिल यहाँ पे है। और ये आरएनए जो ये है यूरेसिल, आरएनए के न्यूक्लियो बेस, ठीक है। ये जो है आपका, ये शर्करा एवं फास्फेट की कुंडलित संरचना। ये जो संरचना है वो शर्करा और फास्फेट की है, ध्यान में रखिएगा। इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए आरएनए का जो भाग है वो 3 भाग है। इनका जो मुख्य कार्य है आरएनए का वो क्या है,
मैसेंजर के रूप में, राइबोसोमल के रूप में और ट्रांसफर। इन तीनों के बारे में देख लेते हैं कि आरएनए में जो मैसेंजर होता है वो क्या करता है। देखिए, मैसेंजर आरएनए या डीएनए में निहित सूचनाओं को, मैसेंजर के मतलब क्या होता है, मैसेंजर, आप मैसेंजर का अगर प्रयोग करते होंगे तो सूचनाओं को एक जगह से दूसरे जगह, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य किया जाता है, यानी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर किया जाता है। तो मैसेंजर वही कार्य करता है, डीएनए में निहित सूचनाओं को प्रोटीन संश्लेषण स्थल पर लाने का यह कार्य करता है, प्रोटीन सिंथेसिस साइट पर यह लाने का कार्य करता है मैसेंजर आरएनए। राइबोसोमल जो आरएनए है इसका निर्माण केंद्रिका में होता है, न्यूक्लियस में होता है। यह कोशिका में उपस्थित समस्त आरएनए का लगभग 80% होता है और इसका मुख्य कार्य राइबोसोम के संरचनात्मक संगठन में सहायता प्रदान करना है। इसके बाद तीसरा है ट्रांसफर आरएनए। यह सबसे छोटा आरएनए है जिसमें 75 से 95 राइबोन्यूक्लियोटाइड उपस्थित होते हैं और इसका मुख्य कार्य अमीनो अम्लों को जो है प्रोटीन संश्लेषण स्थल पर लाना होता है। यह कोशिका में उपस्थित कुल आरएनए का 16 से 18% भाग टीआरएनए होता है, यानी ट्रांसफर आरएनए होता है। इसको ध्यान में रखिएगा। 1968 में जेनेटिक कोड तथा प्रोटीन संश्लेषण में इसकी भूमिका पर शोध के लिए भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक, नाम याद रखिएगा, यहां से भी बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो जेनेटिक कोड तथा प्रोटीन संश्लेषण में इसकी भूमिका पर शोध के लिए भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर हरगोविंद खुराना, रॉबर्ट डब्ल्यू हॉले और एम.डब्ल्यू. निरेनबर्ग को चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो डॉक्टर हरविंद खुराना का नाम याद रखिएगा। जीन क्या है, जीन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जीन देखिए आनुवंशिकता की इकाई है। जीन डीएनए का वह भाग है जो किसी विशिष्ट कार्य को संपादित करता है, पूर्ण करता है। वायरस में जीन डीएनए अथवा आरएनए से बना होता है, जबकि यूकैरियोटिक जीवों में यह केवल डीएनए का बना होता है। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था इससे पहले वाले सेशन में, तो उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। देखिए, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या है। देखिए, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अनुसार मानव में 30,000 जीन्स जो है मौजूद होते हैं। जीन अपना कार्य एंजाइम के माध्यम से करता है। जो जीन है अपना कार्य किसके माध्यम से करता है, एंजाइम के माध्यम से। यानी किसी जीव में प्रत्येक जीन एक विशिष्ट एंजाइम का उत्पादन करता है जो विशिष्ट उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करता है, मेटाबॉलिज्म क्रिया को जो है नियंत्रित करता है। जंपिंग जीन की जो अवधारणा है इसको भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, यहां से भी कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। जो जंपिंग जीन है इसकी अवधारणा बारबरा मैकक्लिंटॉक के द्वारा मक्का के प्रयोग के दौरान दी गई थी। मक्का पर प्रयोग किया था इन्होंने, किसने, बारबरा मैकक्लिंटॉक। तो इन्होंने मक्का पर प्रयोग के दौरान जो है ये अवधारणा दिया था जंपिंग जीन का। और ट्रांसपोजोन के नाम से भी यह प्रचलित है जंपिंग जीन। और डीएनए के ऐसे भाग हैं जो एक ही क्रोमोसोम में या एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम पर अपनी स्थिति बदलते रहते हैं, पोजीशन बदलते रहते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा। डीएनए तथा आरएनए की जो तुलना है इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो डीएनए और आरएनए की जो तुलना है, जैसे डीएनए की जो अवस्थिति है, आरएनए की जो अवस्थिति है कहां पर होती है, तो डीएनए केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित होता है। वहीं आरएनए कोशिका द्रव्य तथा, याद रखिए, कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक द्रव्य में यह उपस्थित होता है। इसके बाद डीएनए में पिरिमिडीन क्षार होता है, साइटोसिन और थायमिन होता है। वहीं आरएनए में जो पिरिमिडीन क्षार होता है, साइटोसिन और यूरेसिल होता है। देखिए, डीएनए का जो प्यूरिन क्षार है इसको एडेनिन और गुआनिन बोलते हैं, और आरएनए का जो प्यूरिन क्षार है एडेनिन और गुआनिन है, ठीक है। डीएनए में जो पेंटोस शुगर होता है इसको डीऑक्सीराइबोज बोलते हैं, और आरएनए में राइबोज। कार्य क्या है डीएनए का, तो आनुवांशिक सूचनाओं का स्थानांतरण करना, और आरएनए का जो कार्य है वह प्रोटीन का संश्लेषण करना। कोशिका द्रव्य के बारे में यानी साइटोप्लाज्म के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। कोशिका द्रव्य, देखिए, जो साइटोप्लाज्म है यह एक गाढ़ा तरल पदार्थ है जो कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच विस्तृत रहता है। कोशिका द्रव्य का निर्माण विभिन्न कार्बनिक पदार्थ
तथा अकार्बनिक पदार्थों से होता है, यानी कार्बनिक पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, और अकार्बनिक पदार्थ यानी खनिज, लवण और जल से होता है। सभी कोशिकांग कोशिका द्रव्य में ही स्थित होते हैं। कोशिका की अधिकांश महत्वपूर्ण क्रियाएं कोशिका द्रव्य में ही संपन्न होती है। यह कोशिका को एक निश्चित स्वरूप बनाए रखने में और कोशिकाओं को उनके स्थान पर स्थिर रखने में सहायक होता है। इसके बाद है प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य। देखिए, कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक द्रव्य को मिलाकर जीव द्रव्य बनता है, प्रोटोप्लाज्म बनता है। और जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। कोशिका द्रव्य में कोशिकांग, रेतिका और तरल पदार्थ होते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक के चारों ओर द्रव्य को कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक के अंदर के तरल को क्या बोलते हैं? केंद्रक द्रव्य यानी न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के अंदर के द्रव्य को जीवाणु कोशिका द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवाणु कोशिका द्रव्य कहते हैं, याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए, कोशिका द्रव्य के जो भाग हैं इसको दो भागों में विभाजित किया गया है। कोशिका द्रव्य के दो भाग हैं, कोशिका तरल और कोशिकांग। कोशिका तरल क्या है? तो देखिए, कोशिका तरल कोशिका द्रव्य का वह भाग होता है जिसमें कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। तो कोशिका तरल कोशिका द्रव्य का वह भाग है जिसमें कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। यह छोटे छोटे भागों में विभाजित रहता है जो कि कोशिका द्रव्य की झिल्ली के द्वारा आबद्ध रहता है। कोशिका तरल को अंतःकोशिकीय तरल अथवा साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स भी कहा जाता है। कोशिका द्रव्य में अनेक संरचनाएं उपस्थित होती हैं जिनके अलग अलग कार्य होते हैं और इन संरचनाओं को कोशिकांग कहते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिकांग झिल्ली युक्त होते हैं जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ये झिल्ली युक्त नहीं होते हैं। कोशिका द्रव्य में निम्नलिखित कोशिकांग पाए जाते हैं, ठीक है, और ये विभिन्न प्रकार की उपापचयी क्रियाओं को क्या करते हैं? दक्षतापूर्ण संपन्न करते हैं। इसके बाद देखिए, कोशिका द्रव्य में उपस्थित जो कोशिकांग हैं इसके बारे में देख लेते हैं। एक बार आप अच्छे से इसको एनालिसिस करके आगे बढ़िएगा। जैसे पहला है इसके अंतर्गत अंतःप्रद्रवी जालिका, इसके बाद है गोल्जी उपकरण अथवा गोल्जिकाय, लाइसोसोम, ये सभी कोशिका द्रव्य में उपस्थित कोशिकांग है। इसके बाद है माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, रसधानियां, तारकाय, राइबोसोम और माइक्रोबॉडीज। देखिए, अंतःप्रद्रवी जो जालिका है इसके बारे में अगर बात करें, देखिए इन सभी को बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो अंतःप्रद्रवी जो जालिका है, अंतःप्रद्रवी जालिका नलिकाओं तथा चपटी थैलियों का एक संजाल होती है जो पादप और जंतु कोशिकाओं में ये विभिन्न प्रकार के कार्य करती हैं, ठीक है। अंतःप्रद्रवी जालिका स्तनधारी जीवों की, जो स्तनधारी जीव होते हैं जो दूध ग्रंथियों को ग्रहण करते हैं, पाया जाता है। इन जीवों की लाल रक्त कणिकाओं के अतिरिक्त लगभग सभी जीवों की केंद्रक युक्त कोशिकाओं में पाई जाती है। तो ये कहां पर पाई जाती हैं? अंतःप्रद्रवी जो जालिका है ये स्तनधारी जीवों की लाल रक्त कणिकाओं के अतिरिक्त लगभग जो रेड ब्लडेड जो मतलब कि जंतु हैं जैसे स्तनधारी जीव जो हैं, इनके लाल रक्त कणिकाओं के अतिरिक्त लगभग सभी जीवों के केंद्रक युक्त कोशिकाओं में पाई जाती है। अंतःप्रद्रवी जालिका कोशिका कला से कोशिका द्रव्य में होते हुए केंद्रक कला तक विस्तृत रहती है, फैली रहती है। इसके भीतर का स्थान ल्यूमेन कहलाता है। क्या कहलाता है? ल्यूमेन, याद रखिएगा। राइबोसोम की उपस्थिति के आधार पर अंतःप्रद्रवी जालिका निम्नलिखित दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। चिकनी सतह वाली अंतःप्रद्रवी जालिका और खुरदरी सतह वाली अंतःप्रद्रवी जालिका, इन दोनों के बारे में देख लेते हैं। जो चिकनी सतह वाली अंतःप्रद्रवी जालिका है यह नलिकाओं के संजाल के रूप में होता है। यह कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स का संश्लेषण करती है। कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए लिपिड्स यानी फास्फोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल आदि ये अत्यंत आवश्यक होते हैं। देखिए, यकृत कोशिकाओं में चिकनी सतह वाली अंतःप्रद्रवी जालिका ऐसे एंजाइम का उत्पादन करती हैं जो कुछ निश्चित यौगिकों को क्या करती हैं? डिटॉक्सिफाई करती हैं, निराविष करती हैं। मांसपेशियों में यह जालिका मांसपेशीय कोशिकाओं के संकुचन में सहायक होती है और मस्तिष्क कोशिकाओं में स्त्री और पुरुषों के हार्मोन्स का यह संश्लेषण करती है। दूसरी जो है खुरदरी सतह वाली जो अंतःप्रद्रवी जालिका है, इसे कड़ी में अंतःप्रद्रवी जालिका भी कहते हैं।
क्योंकि इसकी सतह पर राइबोसोम्स उपस्थित होते हैं, राइबोसोम्स। यह जालिका कोशिका झिल्ली और प्रोटीन का संश्लेषण करती है और इस पर उपस्थित राइबोसोम अनुवाद या प्रतिलिपिकरण प्रक्रिया के द्वारा अनेक प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। कुछ डब्ल्यूबीसी जो है यानी श्वेत कणिकाओं या ल्यूकोसाइट्स, याद रखिएगा जो डब्ल्यूबीसी है यानी जो व्हाइट ब्लड कर्पल्स है यानी श्वेत कणिकाएं जो है या जो ल्यूकोसाइट्स है, इसमें यह जालिका प्रतिरक्षियों का भी निर्माण करती है। तो श्वेत कणिकाओं या ल्यूकोसाइट्स में यह जालिका प्रतिरक्षियों एंटीबॉडीज का भी निर्माण करती हैं, प्रतिरक्षियों का भी निर्माण करती हैं। अग्नाशयी कोशिकाओं में यह जालिका इंसुलिन का उत्पादन करती हैं। तो याद रखिएगा जो अग्नाशयी जो कोशिकाएं हैं, जो पैंक्रियाटिक सेल्स हैं, इसमें यह जालिका जो है इंसुलिन का उत्पादन करती है। गोल्जी उपकरण या गोल्जी काय, इसके बारे में अगर बात करें तो जो गोल्जी काय है, गोल्जी उपकरण की खोज इटली के जीव वैज्ञानिक कैमिलो गोल्जी ने 1898 में की थी और गोल्जी उपकरण को गोल्जी सम्मिश्र या गोल्जी भी कहा जाता है। याद रखिएगा यह विभिन्न कोशिका पदार्थों के विनिर्माण, उनके संग्रहण और परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है। तो जो गोल्जी है यह विभिन्न कोशिकाओं, जो कोशिका होते हैं, इन विभिन्न कोशिकाओं के पदार्थों के निर्माण में, उनके संग्रहण के लिए और परिवहन के लिए उत्तरदायी होते हैं। इसीलिए इसे यूकैरियोटिक कोशिकाओं का विनिर्माण एवं परिवहन केंद्र कहा जाता है। तो इसे क्या कहते हैं, जो गोल्जी है इसको क्या बोलते हैं, इसको यूकैरियोटिक कोशिकाओं का विनिर्माण और परिवहन केंद्र कहते हैं। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग एंड शिपिंग सेंटर कहा जाता है। कोशिका के प्रकार के अनुसार इसमें गोल्जी उपकरण की संख्या कम या अधिक हो सकती है। जो कोशिकाएं विभिन्न प्रकार, जो कोशिकाएं अगर बात करें, जो कोशिकाएं विभिन्न प्रकार के पदार्थों का स्राव करती हैं, उनमें गोल्जी उपकरणों की जो संख्या होता है वो अधिक होती है। गोल्जी उपकरण के अर्धवृत्ताकार और सपाट थैली सदृश संरचनाएं होती हैं। तो जो गोल्जी उपकरण है इनमें जो अर्धवृत्ताकार और सपाट थैली के समान जो है संरचनाएं होती हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, जिन्हें सिस्टर्नी कहा जाता है। प्रत्येक संरचना एक झिल्ली के द्वारा कोशिका द्रव्य से पृथक रहती है और नीले हरे शैवालों, जीवाणुओं, माइकोप्लाज्मा को छोड़कर अन्य सभी जीवधारियों की कोशिकाओं में ये पाए जाते हैं। पादप कोशिकाओं में गोल्जी काय को जो है क्या बोलते हैं, जो पादप कोशिकाएं हैं इनमें गोल्जी काय को डिक्टियोसोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डिक्टियोसोम। यह कोशिका का मुख्य श्रावण अंग होता है, यानी सेक्रेटरी ऑर्गन होता है। यह लाइसोसोम एवं पैरोक्सिसोम के निर्माण में सहायता करता है। पादप कोशिका विभाजन के समय यह कोशिका प्लेट बनाने में, सेल प्लेट बनाने में सहायता करता है। इसके बाद लाइसोसोम के बारे में अगर बात करें तो लाइसोसोम एंजाइम्स की गोलाकार थैलियां हैं जो झिल्ली युक्त होती हैं। तो याद रखिएगा जो लाइसोसोम है ये एंजाइम्स की गोलाकार थैलियां होती हैं और झिल्ली युक्त होती हैं। लाइसोसोम में उपस्थित एंजाइम अम्लीय होते हैं, एसिडिक होते हैं, जो कोशिकीय बृहद अणुओं का पाचन करने में ये सक्षम होते हैं। लाइसोसोम झिल्ली इसके आंतरिक भागों को अम्लीय बनाए रखने में और पाचक एंजाइम्स को शेष कोशिका से अलग रखने में, पृथक रखने में सहायक होती है। यदि कोशिकीय अगर बात करें तो कोशिकीय उपापचय में व्यवधान उत्पन्न होता है। जो कोशिकीय उपापचय मेटाबॉलिज्म है इसमें प्रॉब्लम उत्पन्न होता है, समस्याएं उत्पन्न होता है और लाइसोसोम झिल्ली क्षतिग्रस्त हो जाती है। तो कोशिकीय उपापचय में मेटाबॉलिज्म में समस्या उत्पन्न होने के कारण लाइसोसोम झिल्ली जो है क्षतिग्रस्त हो जाती है और पाचक एंजाइम अपनी ही कोशिका का जो है पाचन करने लगते हैं और कोशिका नष्ट हो जाती है। इसीलिए लाइसोसोम को, याद रखिएगा, लाइसोसोम को क्या बोलते हैं, सुसाइड बैग ऑफ सेल, यानी कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। यहां से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, जो लाइसोसोम है इसको कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। याद रखिएगा लाइसोसोम में उपलब्ध जो एंजाइम होते हैं, कौन कौन से लाइसोसोम में एंजाइम उपलब्ध होते हैं, तो प्रोटीएज होते हैं, राइबोन्यूक्लिएज होते हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिएज और फास्फेटस, ये सभी एंजाइम लाइसोसोम में उपलब्ध होते हैं, अवेलेबल होते हैं।
लाइसोसोम के प्रमुख कार्य क्या है? लाइसोसोम के प्रमुख कार्य है, जैसे पहला जो है अंतःकोशिकीय पाचन। पहला कार्य क्या है? अंतःकोशिकीय पाचन करना, यानी लाइसोसोम पाचक एंजाइमों की सहायता से कोशिका द्रव में उपस्थित विभिन्न घटकों का यह पाचन करता है। माइटोकॉन्ड्रिया या अन्य कोशिकीय संरचनाओं जैसे अंतःप्रद्रवी जालिका के घटकों के पाचन से, जो अंतःप्रद्रवी जालिका है, इसके बारे में इससे पहले हम लोग कुछ ही मिनट पहले हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था। तो जो अंतःकोशिकीय पाचन है, लाइसोसोम पाचक एंजाइमों की सहायता से कोशिकीय द्रव्य में उपस्थित विभिन्न घटकों का पाचन करता है, ठीक है, लाइसोसोम। और माइटोकॉन्ड्रिया या अन्य कोशिकीय संरचनाओं जैसे अंतःप्रद्रवी जालिका के घटकों के पाचन से कोशिकाओं को ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है, एनर्जी प्राप्त होता है। मृत कोशिकाओं का निवारण, दूसरा जो इसका जो लाइसोसोम है, जो दूसरा इसका मतलब कि प्रमुख कार्य है, वो है मृत कोशिकाओं का निवारण करना। देखिए 1964 में दो वैज्ञानिक हिर्श और कोहेन, इन दोनों ने स्पष्ट कर दिया कि लाइसोसोम मृत हो चुकी या रोगग्रस्त या क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को नष्ट करने में सहायक होते हैं। तो मृत कोशिकाओं का निवारण करता है लाइसोसोम। तीसरा इसका कार्य है प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। लाइसोसोम कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण के प्रक्रिया में सहायक होता है और कुछ पंछियों के यकृत तथा अग्नाशय की कोशिकाओं में उपस्थित लाइसोसोम अधिक विकसित और सक्रिय होते हैं। चौथा कार्य है उपस्थिल तथा अस्थिल ऊतकों में आत्मलयन, ठीक है, आत्मलयन। उपस्थिल तथा अस्थिल ऊतकों में आत्मलयन, यानी विटामिन ए की अधिकता होने पर कोशिका विषाक्तता की स्थिति जो है उत्पन्न हो जाती है। अगर विटामिन ए की मात्रा ज्यादा हो जाएगा तो सेल पॉइजनिंग हो जाएगा और इसके परिणाम स्वरूप क्या हो जाएगा कि लाइसोसोम की जो झिल्ली है इसमें कुछ समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी, व्यवधान उत्पन्न हो जाता है, जिससे कोशिकीय एंजाइमों का स्राव होता है और उपस्थिल तथा अस्थिल ऊतकों में जो है आत्मलयन या स्वतः विनाश प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। तो ऑटोलाइसिस या सेल्फ डिस्ट्रक्शन प्रारंभ हो जाता है, विनाश जो है स्वयं जो है प्रारंभ हो जाता है। तो यह है इसका प्रमुख कार्य। इसके बाद लवक के बारे में डिस्कस करेंगे। लवक क्या है? देखिए अगर बात करें तो लवक दो झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं। लवक क्या होते हैं? दो झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं जो पादप और शैवालों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। लवक भोजन के निर्माण और उसके संग्रहण के लिए उत्तरदायी होते हैं। लवकों में प्राय विभिन्न प्रकार के पिगमेंट्स पाए जाते हैं जो कोशिकाओं को रंग प्रदान करते हैं। ऐसे लवक जिनसे पर्णहरित नामक वर्णक होता है वे हरित लवक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं। तो टाइप्स ऑफ क्या लवक के जो प्रकार हैं, जो टाइप्स हैं, वो कितने प्रकार होते हैं? तो लवक के 3 प्रकार हैं। इन तीनों के बारे में बारी बारी से डिस्कस भी करेंगे। पहला है अवर्णी लवक, वर्णी लवक और हरित लवक, ठीक है। देखिए अवर्णी लवक जो है ये वर्णक विहीन तथा रंगहीन लवक होते हैं। इनका कोई रंग नहीं होता है, जो पौधों के अधिकांशतः प्रकाश संश्लेषण न करने वाले भागों यानी जड़ और भूमिगत तना में पाए जाते हैं। ये मुख्यतः अमीनो अम्लों को जो अमीनो अम्ल होते हैं इनको वसीय अम्लों में ये परिवर्तित करते हैं। कौन? अवर्णी लवक। दूसरा है वर्णी लवक। वर्णी लवक सामान्यतः पुष्पीय पादपों की पुरानी पत्तियों तथा फलों में पाए जाते हैं और ये कैरोटीन युक्त वर्णक होते हैं जो पत्तियों और फूलों को विभिन्न रंग क्या करते हैं? प्रदान करते हैं। याद रखिएगा। तीसरा क्या है? तीसरा है हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट। इन लवकों में पर्णहरित नामक वर्णक पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है और इसकी सहायता से हरे पौधे सूर्य के प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में फोटोसिंथेसिस की क्रियाओं के द्वारा अपने पोषण के लिए भोजन का निर्माण करते हैं। तो जो क्लोरोफिल होता है इनके माध्यम से पौधे जो होते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण के क्रिया के द्वारा अपने पोषण के लिए भोजन का निर्माण करते हैं। और यही कारण है कि हरित लवक को पादप कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। जो हरित लवक हैं, क्लोरोप्लास्ट हैं, इनको पादप कोशिकाओं का रसोई घर कहा जाता है, ठीक है। जहां पे भोजन बनता है उसको रसोई घर कहते हैं, इसीलिए इसको पादप कोशिकाओं का रसोई घर कहा जाता है।
हरित लवक में उपस्थित अन्य वर्णक जो है जैसे कैरोटीन, कैरोटीन जो होता है यह नारंगी रंग का वर्णक है जो प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह क्लोरोफिल से अवशोषित प्रकाश ऊर्जा का संचरण करता है। दूसरा है जैंथोफिल, यह पीले रंग का वर्णक है जो पत्तियों में उपस्थित होता है और यह सूर्य के प्रकाश के उस तरंग दैर्ध्य को अवशोषित करने में सक्षम होता है जिसे हरित लवक अवशोषित नहीं कर पाता है। यह वर्णक सूर्य के अत्यधिक प्रकाश से पौधों को होने वाली क्षति से सुरक्षा भी करता है। जैंथोफिल वर्णक 3 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा ये जो 3 प्रकार हैं, कैंथाजैंथीन, जियाजैंथीन तथा ल्यूटीन। इन वर्णकों को एंटीऑक्सीडेंट्स भी कहा जाता है। ठीक है, इन जो वर्णक है इनको एंटीऑक्सीडेंट्स भी माना जाता है या कहा जाता है। इसके बाद है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इसके बारे में डिस्कस करेंगे, बहुत बार इसका हम लोगों ने नाम लिया है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज रिचर्ड अल्टमेन, याद रखिएगा इनका नाम इंपॉर्टेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था? तो 1890 में रिचर्ड अल्टमेन ने की थी। यह कोशिका द्रव में पाई जाने वाली बहुत महत्वपूर्ण रचना है जो कोशिका द्रव में बिखरी रहती है। अल्टमेन ने इसे बायोप्लास्ट तथा कार्ल बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया और इसका आकार और आकृति के जो साइज और जो शेप हैं, तो इसके आकार और आकृति जो है वो क्या होते हैं? परिवर्तनशील होते हैं और यह कोशिका द्रव में कणों, तंतुओं, छड़ों और गोलकों के रूप में बिखरा रहता है। तो याद रखिएगा अल्टमेन ने इसे जो है बायोप्लास्ट तथा कार्ल बेंडा ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया कहा, माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया और इसका जो आकार और जो आकृति है वो परिवर्तनशील रहती है यानी बदलती रहती है और यह कोशिका द्रव में कणों, तंतुओं, छड़ों और गोलकों में बिखरा रहता है। इन शेप में जो है मिलता है, इसको याद रखिएगा। यह है माइटोकॉन्ड्रिया का फिगर। ठीक है, इसके फिगर के माध्यम से चीजों को स्पष्ट रूप से समझेंगे। ये आपका इसका जो भाग है इसको बोलते हैं एटीपी सिंथेज अणु। ये है मैट्रिक्स, ये आपका जो है ये क्या है? ये वलय है, ये राइबोसोम है, ये जो है ये आपका कण है, ये जो है ये जो है इस आवरण को बोलते हैं बाह्य झिल्ली और ये जो है आपका ये जो ब्लैक है ये वाला इसे माइटोकॉन्ड्रियल गुहा कहते हैं और इसको बोलते हैं आंतरिक झिल्ली। ये है आपका बाह्य झिल्ली ये वाला और ये है आपका आंतरिक झिल्ली। तो एक बार इसको अच्छे से आप एनालिसिस करके आगे बढ़िएगा। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ आबद्ध कोशिकांग है जो अधिकांश यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में उपस्थित रहता है। यह कोशिकांग मुख्य रूप से कोशिका के पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम के रूप में कार्य करता है। यह पोषक पदार्थों को विघटित करके कोशिका के लिए ऊर्जा युक्त अणुओं के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका को निभाता है। कोशिकीय श्वसन से संबंधित अनेक जैव रासायनिक क्रियाएं माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की बाह्य झिल्ली इसकी सतह को आवरण प्रदान करती है और इसकी आंतरिक झिल्ली की संरचना अपेक्षाकृत जटिल होती है जिसमें अनेक मोड़दार संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें वलय कहते हैं। वलय माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक सतह में वृद्धि करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की बाह्य झिल्ली आयनों, पोषक अणुओं व ऊर्जा अणुओं यानी एडीपी और एटीपी आदि के लिए स्वतंत्र रूप से जो है पारगम्य होती है। ठीक है, जबकि इसकी आंतरिक झिल्ली केवल ऑक्सीजन तथा एटीपी अणुओं के लिए ही पारगम्य होती है। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, इसके बारे में देख लेते हैं। यह माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित एक गाढ़ा तरल होता है जो एंजाइमों और प्रोटीनों का यह मिश्रण होता है। इस तरल में राइबोसोम्स और कार्बनिक आयन, ठीक है, राइबोसोम्स और कार्बनिक आयन, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए और कार्बनिक अणु आदि पाए जाते हैं। इस तरल में उपस्थित एंजाइम एटीपी अणुओं के संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रियल जो मैट्रिक्स है इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए, एक ग्लूकोज अणु के टूटने से 36 एटीपी अणुओं का निर्माण होता है। जब एक ग्लूकोज अणु टूटता है तो इसमें 36 एटीपी अणु का निर्माण होता है। इनमें से 34 एटीपी यानी क्रेब्स चक्र के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया में ही बनते हैं। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह भी कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल।
किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। और लाइसोसोम इसको क्या कहा जाता है? तो कमेंट करके बताइए। कुछ ही मिनट पहले इसके बारे में हम लोगों ने लाइसोसोम के प्रमुख कार्य, लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो कमेंट करके बताइएगा कि लाइसोसोम किसको कहा जाता है, यानी इसका जो विशेषता है किस रूप में है। जैसे कोशिका का जो ऊर्जा गृह है किसको बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। उसी तरह लाइसोसोम को भी कुछ बोला जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का रासायनिक जो संगठन है इसके बारे में देख लेते हैं। जैसे प्रोटीन, माइटोकॉन्ड्रिया में सबसे ज्यादा प्रोटीन का मात्रा होता है और 65.70% इसकी मात्रा इसमें पाई जाती है। इसके बाद फास्फोलिपिड 25%, आरएनए 0.5% और डीएनए की कुछ मात्राएं जो है इसमें मतलब कि पाई जाती है माइटोकॉन्ड्रिया में, याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें, नेक्स्ट है, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के जो कार्य हैं, फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, मुख्य कार्य क्या है? तो कोशिका के लिए ऊर्जा का उत्पादन करना। माइटोकॉन्ड्रिया का प्रमुख कार्य यही है। क्या है? कोशिका के लिए ऊर्जा का उत्पादन। अन्य कार्य क्या है? तो कोशिकीय उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करना, नई कोशिकाओं में वृद्धि और कोशिका गुणन को प्रोत्साहित करना, यकृत कोशिकाओं में अमोनिया को जो है डिटॉक्सिफाई करना, निराविष करना, और कोशिकीय विभेदन, कोशिका संकेतन, कोशिका चक्र का नियंत्रण और कोशिका वृद्धि आदि अन्य कोशिकीय क्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना। इसके बाद है रसधानियां अथवा रिक्तिकाएं। इसके बारे में देख लेते हैं। रिक्तिकाएं अथवा रसधानियां। रिक्तिकाएं कोशिका में पोषण पदार्थ और अपशिष्ट पदार्थों का भंडार केंद्र होती है, स्टोरेज सेंटर होता है। ये पादप और जंतु दोनों प्रकार के कोशिकाओं में पाई जाती है, परंतु पादप कोशिकाओं में रिक्तिकाओं की जो संख्या होती है वो कम होती है, जबकि आकार बड़ा होता है। रिक्तिकाओं की संरचना जो है सरल होती है। इन पर टोनोप्लास्ट नामक झिल्ली का आवरण होता है और इसके अंदर रिक्तिका रस नामक तरल भरा रहता है। ठीक है। इसके बाद है तारककाय। तारककाय क्या है? तो देखिए सेंट्रोसोम। तारककाय एक बेलनाकार कोशिकांग है जो दो परस्पर लंबवत तारक केंद्रों से जो है सेंट्रियोलोस से जो है निर्मित होता है। तारक केंद्रों से निर्मित होता है और प्रत्येक तारक केंद्र समान दूरी पर स्थित ट्यूबुलिन नामक प्रोटीन के 9 परिधीय तंतुओं से निर्मित होता है। 9 परिधीय जो तंतु होते हैं इनसे यह निर्मित होता है। और तारक केंद्रक जो है कोशिका विभाजन में और सिलिया एवं कशाभिका के निर्माण में भाग लेते हैं। तारक केंद्रक कोशिका विभाजन, सिलिया और कशाभिका के निर्माण में ये भाग लेते हैं। तारककाय का मुख्य कार्य है सूक्ष्म नलिकाओं यानी जो प्रोटीन की खोखली नली होती है, तो सूक्ष्म नलिकाओं यानी माइक्रोट्यूबुलस को जो है संगठित करना। माइक्रोट्यूबुलस को संगठित करना जो कि कोशिकीय कंकाल को स्थिर संरचना जो है प्रदान करती है, याद रखिएगा। इसके बाद है राइबोसोम। राइबोसोम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए राइबोसोम जो है अगर बात करें तो राइबोसोम जटिल संरचना वाले सूक्ष्म कण हैं जो प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक दोनों प्रकार के कोशिकाओं में ये पाए जाते हैं। ये सामान्यतः अंतःप्रद्रवी जालिका से संयुक्त होते हैं तथा केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक आदि कोशिकांगों में ये उपस्थित होते हैं। राइबोसोम राइबोन्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन के संयोग से निर्मित होते हैं, इसीलिए इन्हें राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन भी कहा जाता है। ये किसी भी झिल्ली से घिरे नहीं रहते हैं। संरचनात्मक स्तर पर ये 2 उप इकाइयों से निर्मित होते हैं। छोटी उप इकाई पर mRNA जुड़े होते हैं और ये दोनों उप इकाइयां एक उप इकाई के rRNA तथा दूसरी उप इकाई के प्रोटीनों के मध्य अंतःक्रियाओं के द्वारा जुड़ी होती है। राइबोसोम्स प्रोटीन का निर्माण करते हैं और विभिन्न कोशिकीय कार्यों जैसे क्षतिग्रस्त कोशिकाओं के पुनर्निर्माण और रासायनिक प्रक्रियाओं के निर्देशन आदि के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ठीक है। राइबोसोम की जो फिगर है आप देख सकते हैं, यह है आपका एमिनो एसिड, ये श्रृंखला है, ठीक है, चेन है। यह है आपका ये जो है ये है अमीनो एसिड जो ब्लैक है, टीआरएनए ये। इसके बाद ये बड़ी उप इकाई है, इसको आप देख सकते हैं। और इसके बाद देखिए ये है आपका छोटी उप इकाई, ये है कोडॉन, इसको बोलते हैं कोडॉन, ये है mRNA। इसके बाद अवसादन गुणांक। ये अवसादन गुणांक क्या है? तो देखिए किसी कण का अवसादन गुणांक अवसादन प्रक्रिया के द्वारा उसके द्वारा प्रदर्शित व्यवहार को दर्शाता है, प्रदर्शित करता है।
अवसादन गुणांक किसी कण के अवसादन वेग और उस पर लगाए गए त्वरण के अनुपात को प्रदर्शित करता है। अवसादन गुणांक को एस अक्षर से दर्शाया जाता है, जिसे स्वेडबर्ग, याद रखिएगा, स्वेडबर्ग यूनिट भी कहा जाता है, स्वेडबर्ग इकाई भी कहा जाता है। और अवसादन गुणांक का जो फॉर्मूला है वेग बटा त्वरण, भेटी बटा ए, वेग बटा त्वरण, तो इसको याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो नेक्स्ट है आकार एवं अवसादन गुणांक। देखिए जो आकार और अवसादन जो गुणांक है, इसके आधार पर राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम। ठीक है, एस को किससे इंगित करते हैं? अवसादन गुणांक से। तो 70 अवसादन गुणांक राइबोसोम और 80 अवसादन गुणांक राइबोसोम, दो प्रकार के होते हैं, 70 और 80। 70S राइबोसोम की बड़ी उप इकाई 50S तथा छोटी उप इकाई 30S होती है। 80S राइबोसोम की जो बड़ी उप इकाई है वो 60S, छोटी उप इकाई जो है वो 40S होती है। ठीक है, कभी कभी एक से अधिक राइबोसोम एक साथ मिलकर एक विशेष संरचना बनाते हैं, जिसे पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम्स कहते हैं। याद रखिएगा, राइबोसोम का मुख्य कार्य अमीनो अम्ल के द्वारा प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना है। तो मुख्य कार्य याद रखिएगा, राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? अमीनो अम्ल के द्वारा प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम ई कोलाई, देखिए राइबोसोम जो 70S है, इसकी उप इकाई 50S, ठीक है, और 30S, ठीक है। जो RNS उप इकाइयां हैं, इसमें अगर बात करें तो 235 और 30S में 165, इसके R प्रोटीन जो है 31 होते हैं। उसी तरह यूकैरियोटिक जो राइबोसोम्स जो है, यूकैरियोटिक राइबोसोम्स यानी R नॉर्वेजिकस, तो इसको आप देख सकते हैं, R प्रोटीन्स 49 और 33, ये है 80S। इसको दो उप इकाई में मतलब विभाजित कर दिया जाता है, 60S और 40S में। इसकी जो RNA जो उप इकाइयां हैं 285, 5.8S, सॉरी 28S है, ये 285 नहीं है, बाई मिस्टेक ऐसा हो गया है, और मतलब कि मैंने बोल दिया था। तो 28S, 5.8S, 5S और 18S, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, एंटी मतलब न्यूक्लियोटाइड्स, आप न्यूक्लियोटाइड्स में भी आप देख सकते हैं 4718 न्यूक्लियोटाइड, ये 160, ये 120 और ये है 1874। नेक्स्ट है माइक्रोबॉडीज अथवा साइटोसोम्स, तो इसके बारे में नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही, आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अभी के लिए इतना ही।